What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover again. ये हमारी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में न्यूज एनालिसिस रहेगा। इसके बाद में कुछ रिवीजन के पॉइंट रहेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में फिर जो मॉर्निंग में क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके आंसर दूंगा। ठीक है, तो कंप्लीट ये हमारा प्रोसेस रहेगा। तो आइए फर्स्ट न्यूज एनालिसिस का फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जो कि पेज फर्स्ट पे है। ये पेज फर्स्ट पे क्या न्यूज है? हम लोगों ने सभी ने देखा था कि जयललिता जी के एक्सपायर होने के बाद में जो एआईएडीएमके पार्टी थी उसके दो फिक्शन हो गए थे। तो उन दो फिक्शनों के होने के बाद में दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी इस सिंबल को लेके कि मुझे रखना है, मुझे रखना है। तो जो इनमें से एक फिक्शन तो था ओ पनीर सेल्वम जी का और दूसरा था शशिकला जी का। तो शशिकला जी के जो भतीजे हैं ये टीटीवी दिनकरन, तो इन्होंने क्या किया था, इलेक्शन कमिश्नर के किसी कैंडिडेट को मतलब ब्राइब दी थी। तो उसकी वजह से ये न्यूज में है, ब्राइब दी गई थी। तो अब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ये कनेक्टेड थे उस केस से, कि जो ब्राइब देने वाला केस था, कि ये जो सिंबल है ये हमको दे दो। ठीक है, तो इनसे पूछताछ भी चल रही है पिछले कई दिनों से दिल्ली में। तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो देखिए अब इनके साथ में क्या होता है। तो उसी से रिलेटेड आर्टिकल है, ये इनका सिंबल है जो कि एआईएडीएमके का है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, हल्का सा काफी न्यूज में है और काफी हाईलाइट केस हो चुका है ये आज के डेट में। ये हम लोगों ने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था। जब हम डिस्कस कर रहे थे एडिटोरियल, हमने देखा था कि जो छत्तीसगढ़ के एरिया में, छत्तीसगढ़ के बस्तर वाले एरिया में, सुकमा वाले इस तरह में, बस बस्तर वाले में, सुकमा वाले एरिया में 25 जवान शहीद हो गए हमारी। तो ये जो इस तरीके की कंडीशन चल रही है, इनको कई चीजों से, कई तरीके से हम लोगों ने मॉर्निंग में डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो भी अपने एक तरीके चीजों को फॉलो नहीं कर रही हैं, जो उनके ऑलरेडी देखिए आपके साथ में कुछ हो चुका है। पिछले कई सालों से आपके साथ में रेगुलरली इस तरीके के केसेस हो रहे हैं, और उसके बाद भी आपने आज तक जो सिक्योरिटी मापदंड है उनको अच्छे लेवल पे नहीं लेके गए हैं। हम लोगों ने मॉर्निंग में ये भी डिस्कस किया था कि ड्रोन भी प्रोवाइड करा रखे हैं गवर्नमेंट ने, पर लेकिन उनका भी यूज नहीं किया जाता है। तो ये देखिए एक तरीके से कहीं ना कहीं इनकी ही साइड से भी आप लोग गलती कर सकते हैं कुछ हद तक, क्योंकि जो जिस तरीके से आप लोगों को फॉलो अप करके चलना चाहिए सारी चीजों को देखते हुए, उस तरीके से आप रूल और रेगुलेशन को फॉलो अप करके नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से बोला जाता है कि हम लोगों को जैसे कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में मोड होता है प्रिपरेशन करने का, कि आप लोगों को एक डिफेंसिव स्टडी करनी है, अच्छे लेवल पे खेलना है। ठीक है ना, तो उसके बाद में जब आपका एग्जाम का लेवल हो जाए तो वहाँ डिफेंसिव नहीं है, तो वहाँ तो एग्रेसिव वे में करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए इनको, ये नहीं कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें करनी है ओनली, इनको थोड़ा सा आगे जाके सोचना पड़ेगा। ये नहीं है कि बस सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है इसलिए सोचना है, किस तरीके से चीजों को सारी को हैंडल करना है, वो सारी चीजें इनको सोचनी पड़ेगी। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेके चलने की बात है। ठीक है, तो ये देखिए कंप्लीट हमने मॉर्निंग मॉर्निंग में भी आर्टिकल हाल तो डिस्कस कर लिया था कंप्लीटली अच्छे से। ये वाला है बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर, यहाँ से स्टार्ट होता है कोलकाता। ठीक है ना, कोलकाता से लेके यहाँ कनमिंग तक पहुंचता है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बीच में मंडले जो होता है वहाँ पे म्यांमार में होता है, और यहाँ पे ढाका बांग्लादेश में, और ये जेसिसोर, ये दो मतलब दो जगह है बांग्लादेश में। तो हम देखें यहाँ पे इंडिया का एक तो इस वाले पोर्शन से होके जाता है, और एक इंडिया के इस वाले पोर्शन से होके जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट ये भी सोच रही होगी यहाँ पे भी कोई एक तरीके का स्टेशन बन जाए, जहाँ से ये एक वो नहीं होता पॉइंट ऑफ बन जाए, तो वो काफी फिर डेवलप किया जा सकता है। तो वो भी कुछ है। देखिए अभी कोलकाता में मीटिंग होने वाली है इनसे रिलेटेड, कि किस तरीके से रीजनल कॉर्पोरेशन बना के चलना है। ये सब रीजनल हो गया एक तरीके से, क्योंकि रीजन के अंदर भी हम लोग घुस गए। वैसे तो सार्क में आती हैं चीजें कई सारी, पर इसके बाद भी हम लोगों ने उसके अंदर भी चीजें निकाल ली हैं। तो यहाँ पे सब मिलके काम कर रहे हैं। पाकिस्तान इसमें नहीं है, आप लोगों को याद रखना है, बांग्लादेश है। ठीक है ना, जिसको ईस्ट पाकिस्तान हम लोग बोला करते थे। तो यहाँ पे इसको बनाने की बात चल रही है। अभी इसको ट्रैक ट्रैक फर्स्ट की बात चल रही है अभी। देखिए अभी स्टार्ट किया जाएगा इसको। चाइना ने कई बार क्रिटिसाइज भी किया इंडिया को इसको लेके, क्या बोला था कि ये भी तो एक तरीके से जो वन रोड वन बेल्ट बना रहा है उसी का पार्ट है, वही चीजें कनेक्ट हो रही है यहाँ पे भी। तो फिर आप वन रोड वन बेल्ट में क्यों पार्ट नहीं ले रहे हो? तो इसके चीजों बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। तो 2800 किलोमीटर का ये कंप्लीट कॉरिडोर है, जो कि कनिमिंग से लेके कोलकाता तक जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या, मैंने हम लोगों ने डिस्कस भी किया था ये वाला क्वेश्चन भी। तो पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ठीक है ना, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा। देखिए सबसे बड़ी तो इनका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा, वो तो होगा ही होगा। इंडिया का खुद का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा। अगर इस तरीके का यहाँ से निकल जा रहा है, तो देखिए जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है उसको बहुत अच्छे से कनेक्ट करने में आसानी रहेगी। और हम लोगों ने देखा था जब ढाका मतलब कैपिटल का नाम निकल गया, जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया में आई हुई थी, तो हमने बोला था कि जो पुराने रूट्स भी हैं जो कि अंग्रेजों के टाइम पे बनाए गए थे, इधर से उधर जो भी इंडिया को कनेक्ट कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे ये हमारा ही पार्ट था। तो जो उस टाइम पे रूट बनाए गए थे, जो भी रेलवे के थे या रोडवे रूट थे, उनको फिर से रीडेवलप किया जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं उसी का आप लोग बोल सकते हैं एक अच्छे लेवल पे इंप्रूव वर्जन देखने को मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से अगर कोई रूट जा रहा है तो उसको टैकल किया जा सकता है, आराम से बनाया जा सकता है। कोई तो ऐसा होगा जो उसकी ओवरलैप भी होके जाएगा,
तो बहुत सारी चीजें कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा। चितगांव पोर्ट की भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक और पोर्ट यहाँ पे बोला गया था जिसके थ्रू चीजें कनेक्ट करने की बात कर रहे थे, आ रहा है कुछ याद? यहाँ पे कहीं पे था वो पोर्ट। चलिए अगर याद आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख ही दीजिएगा आप लोग, इतना तो कम से कम याद करना बनता है। आगे देखिए पेज 3 पे ये न्यूज है। पेज 3 पे न्यूज क्या है? टाइगर डांस। ये इस तरीके की चीजें कई बार पूछ ली जाती हैं जो कि थोड़ा यूनिक होती है। टाइगर डांस भी बोला जाता है और इसको बाघ डांस भी बोला जाता है, बाघ नाच बोला जाता है। बाघ नहीं बोलते हैं, टाइगर जो बाघ तरीके का लगता है। तो ये देखिए एक आदमी यहाँ पे इस तरीके के मतलब पूरा टाइगर की तरीके की वेशभूषा में आता है, तो बाघ डांस बोला जाता है। तो इसको देखिए क्या हो रहा है, ये आज की डेट में कम होता जा रहा है। जिस तरीके से पहले सेलिब्रेट किया था उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं होता है, अब काफी हद तक कम होता जा रहा है ये। तो इसके ऊपर आज चिंता जताई जा रही है यहाँ पे। तो एक यहाँ पे फेस्टिवल होता है जिसको बोलते हैं ठकुरानी जात्रा। तो उसके अंदर 21 दिन का ये फेस्टिवल चलता है, उसके अंदर ये टाइगर डांस होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, उड़ीसा से रिलेटेड है। उड़ीसा बोल लो, उड़ीसा बोल लो, या जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे, कंफर्टेबल रहो जिस चीज में भी आप लोग। ठीक है, पेज 4 पे न्यूज है, ये अच्छी खासी न्यूज हो सकती है और इंपॉर्टेंट न्यूज भी आप इसको बोल सकते हैं। ये मंकी फीवर इसको बोला जाता है, मंकी फीवर इसको बोला जाता है। और ये गोवा में आदमी किल कर दिया इसने। तो सबसे पहले तो देखिए एक ही बात याद रखनी है, वो क्या है? ये एक वायरल डिजीज है। ठीक है, इस तरीके की बातें कई बार पूछ ली जाती हैं, ये एक वायरल डिसीज है। ओके, और दूसरी बात क्या याद रखनी है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है इंडिया में? ये इंडिया में कायांसुर फॉरेस्ट है, ये कायांसुर। ठीक है ना, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो ये देखिए फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट कहाँ पे पड़ते हैं? ये कर्नाटका में फॉरेस्ट पड़ते हैं। ठीक है, तो कर्नाटका में फॉरेस्ट पड़ते हैं। तो यहाँ से 2000 में कहा है तो 1957 में पहुंच गया, 1857 के 100 साल बाद। इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोग बोल सकते हैं कि जो डिसीजेस को देखिए दो तीन नाम दिया जाता है। एक तो मंकी मंकी फीवर बोला जाता है, इसके फॉरेस्ट के नाम पे भी इसको बोला जाता है कायांसुर। ठीक है ना, तो क्या सनूर या कायांसुर जो भी बोले, तो फॉरेस्ट के नाम पे भी KFD है जो, इसके नाम पे भी डिसीज का नाम लिया जाता है। तो टिक बोन वायरल डिसीज है ये। टिक बोन मतलब टिक इस तरीके का एक कीट पतंग है जिसकी काटने की वजह से होती है। तो बहुत सारे मंकी काटने इसके काटने की वजह से बहुत सारे मंकी मर गए थे, तो उसकी वजह से इसका नाम मंकी फीवर रख दिया है। तो बहुत सारे बंदर मारे गए थे इसके काटने की वजह से, तो इसीलिए यहाँ से डेवलप हुई है। तो थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए, इस तरीके की कई बार पूछ ली जाती है साइंस वाले पोर्शन में। पेज 10 पर न्यूज है, देखिए जो क्रॉस बॉर्डर करके जाते हैं, ये कैटल स्मगलिंग होती है। एक बॉर्डर से दूसरी बॉर्डर में जाते हैं, एक एरिया से दूसरी एरिया में जाते हैं, खासकर इंडिया और बांग्लादेश और नेपाल की बात कर रही है। देखिए क्या हुआ है, इसको ढंग से देखना है, क्योंकि जो स्मगलिंग होती है, आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों पहले न्यूज में भी सुना होगा। ये फेस्टिवल का नाम याद रखना है आप लोगों को, ये है गधी माई। ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, ये वाला फेस्टिवल है। देखिए छोटी पिक्चर डाली है, ज्यादा बड़ी नहीं डाली, आप लोग देख के थोड़ा अच्छा फील नहीं लग रहा था बहुत, मतलब देखिए यहाँ पे ये आदमी है, सब जानवरों की गर्दनें काट काट के सारे मरे हुए पड़े हैं। तो एक गधीमाई फेस्टिवल है जिसमें मतलब बहुत सारे जानवरों को काटा जाता है। इसमें सारे जानवर होते हैं, ऐसा नहीं है, बकरी भी होती है इसमें, और बेफेलो भी होती है, पिग्स भी होते हैं। तो सब मैक्सिमम जानवरों को इसमें काटा जाता है। तो ये भगवान को चढ़ाते हैं, इस तरीके से इनका चढ़ावा होता है काइंड ऑफ। तो 2015 में हालांकि इस पे बैन भी लगा दिया है, और इंडिया ने देखिए क्या बोला है कि इसको बिल्कुल बंद करो, मतलब कि हमको क्या करना है, यहाँ से कैटल यहाँ पे नेपाल में नहीं भेजने हैं, क्योंकि ये बहुत ही हरकत करते हैं इस तरीके की। तो उसके ऊपर भी कई सारी मतलब बनाए गए हैं। एक तो नेपाल की बात कर रहे हैं और दूसरा बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। जो बताने का पर्पज वो यही था, इस तरीके का जो फेस्टिवल है आप लोगों को ये याद रखना है। और खासकर जो नेबर कंट्री है, क्या हो गया, नेपाल हो गया और बांग्लादेश हो गया। तो इस तरीके तो जहाँ पे जो कैटल स्मगलिंग है, क्रॉस बॉर्डर जो स्मगलिंग होती है कैटल की, तो उनको रोकना है। ये कई बार क्या होता है, इनके अंदर मतलब किसी भी तरीके से मतलब उल्टे सीधे हथियार वगैरह डाल के, या फिर आप लोग बोल सकते हैं ब्लैक मतलब मनी वगैरह डाल के, या फिर सोना वगैरह भी, ये भी स्मगल किए जाते हैं इधर से उधर। तो वो सारी चीजों को रोकने के लिए भी इस पे बोल रहा है गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट बोला है गवर्नमेंट को, थोड़ा देखो यार इसका कुछ मतलब सोल्यूशन निकालो जल्दी से। तो सेंटर को बोला है कि कोई रूल बनाओ जिससे कि चीजें सेटल डाउन की जा सके जल्दी से जल्दी। काफी अच्छा आर्टिकल इसको भी बोल सकते हैं। पेज 11 पर है, सर्जिकल स्ट्राइक से रिलेटेड। देखिए अभी हमारी एक मिलिट्री डॉक्ट्राइन निकल के आई है। आप लोगों को पता है कि हम इससे पहले 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं। एक बार किसके साथ में? एक बार में म्यांमार में जाके कर चुके हैं, और दूसरी पाकिस्तान में जाके कर चुके हैं। म्यांमार में किस लिए की थी, जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न वाला एरिया है, वहां पे बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से दंगे टाइप के होते रहते हैं कई बार, जो नागाज पीपल के बीच में, या और भी कई सारे जो वहाँ के ट्राइबल ग्रुप हैं, वो अपना एक यूनाइटेड स्टेट बनाने की और इंडिया से इंडिपेंडेंट होने की बात करते रहते हैं कई बार। तो एक तो उनको मारने के लिए उस टाइम पे आर्मी ने एक सर्जिकल स्ट्राइक कराई थी, जो कि क्रॉस बॉर्डर जाके की थी। दूसरी पाकिस्तान में टेररिस्ट ग्रुप पे हम लोगों ने की थी आफ्टर उरी अटैक। ठीक है, तो ये 2 बार हम सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं। तो अब क्या बोला गया है? अब ये बोला गया है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक है उसको एक तरीके से मिलिट्री डॉक्ट्राइन का पार्ट में रखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये कई सारी चीजें होती हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी होगी या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो गया, तो इन सब चीजों को सेटल डाउन करने के लिए इसको रखा जाएगा। तो ज्वाइंट डॉक्ट्राइन ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स,
तो इसके द्वारा निकाली गई है, हेडक्वार्टर से ये इस तरीके की निकल के आई है, मतलब एक रिपोर्ट टाइप की, जिसमें एडमिरल सुनील लांबा नेवी के ये हैं, हेड है आज की डेट में ये यहाँ पे, मतलब चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, ठीक है ना, और ये चेयरमैन भी है चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी के, तो यही आज की डेट में सीनियर है। तो इनके द्वारा रिलीज की गई है। और देखिए जो ज्वाइंट, एक तरीके से जो ज्वाइंट मिलिट्री डॉक्ट्राइन वो रिलीज गई थी फर्स्ट टाइम, तो इस तरीके से जिसमें सारी एक साथ रह के काम करेंगे, नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गया या फिर आर्मी हो गया, तो सारे एक साथ रह के काम करेंगे। वो सबसे पहले 2006 में बोल रहे हैं, 2006 में, 16 में, 6 में, ठीक है, याद रखना इसको, 2006 में ये किया गया था। तो डॉक्ट्राइन का कहना क्या है? डॉक्ट्राइन का कहना यह है कि अगर किसी भी तरीके से इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है तो उनको सेटल डाउन किया जाएगा, उनका रेस्पॉन्स देने के लिए जल्दी से जल्दी। लिखा भी गया है यहाँ पे, देखिए जो इन्होंने लिख रखा है, डॉक्ट्राइन ने बोला है कि टेरर का जो प्रोवोकेशन होता है उसका रिप्लाई देने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक को यूज किया जाएगा। और जिस तरीके से मतलब चीजें सेटल डाउन रह सके, आप लोगों ने वो सब चीजें तो देखी हैं, उस टाइम पे क्या क्या हरकतें हो रखी थी। साइड वाली पिक्चर में कई सारी चीजें लिखी हुई हैं, देखिए एक तो सब मिलके एक तरीके से एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बनाएंगे, ठीक है ना, फिर उसके बाद में ज्वाइंट ट्रेनिंग वगैरह, ज्वाइंट आप लोग बोलते हैं एक्सरसाइज करेंगे, जिससे कि कभी अगर सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो, तो सर्जिकल स्ट्राइक जब की जाती है तो आर्मी भी उसमें साथ में रहती है, एयरफोर्स भी साथ में रहती है, और अगर किसी कोस्टल एरिया में हो तो खासकर फिर नेवी भी साथ में आ जाती है। तो सबको मिलके एक कंबाइंड वे में स्ट्राइक करनी है, किस तरीके से उसको रोकना है, मतलब किस तरीके से उसको जो टेररिज्म वगैरह है उन पर रोकना है, और किस तरीके से इसको सक्सेस बनाना है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कई तरीके से होती है इसको रोकने के लिए। और आगे क्या बोला है, सर्जिकल स्ट्राइक को बोला है की फीचर काउंटर टेरर, जो काउंटर टेरर होता है उसको ऑपरेशन करने के लिए की फीचर इसको बोला गया है। और आगे क्या बोला है कि जितनी भी सिक्योरिटी से रिलेटेड थ्रेट होती है उनकी लिस्ट बना दी जाएगी, और फिर देखा जाएगा कहाँ कहाँ पे चीजों को टैकल करना है। प्रोक्सी वार फैलाने की कोशिश की जाती है जम्मू और कश्मीर में, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है जो कि माओइस्ट वाली प्रॉब्लम है, तो उनको भी रोकने के लिए तो इसको यूज किया जा सकता है, यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक से रिलेटेड आर्टिकल था, अच्छा आर्टिकल है, यूज कर सकते हैं आप लोग लिखने में इसको कहीं पे। देखिए यहाँ पे ये इनका नाम फूरी नेहरू लिखा हुआ था, ये अभी एक्सपायर हो गए हैं। नेहरू फैमिली की आप लोग सबसे मतलब ओल्डेस्ट मेंबर आप लोग बोल सकते हैं, 109 साल की थी, एक्सपायर हुई हैं। और फाउंडर ऑफ द कोटेज इंडस्ट्री इम्पोरियम इसका फाउंडर थी ये, और 1971 की जो वार थी उसमें भी कहीं ना कहीं एक साइलेंट रोल प्ले किया था इन्होंने, तो याद रख सकते हैं, राग याद रखेगा। ये डेटा है पेज 9 पे था, ये पेज 11 पे था, पेज 9 पे डेटा था ये। देखिए वेस्ट एशियन कंट्री जो है वो बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है, मतलब मिलिट्री पे सबसे ज्यादा खर्चा करती है एक तरीके से देखा जाए, तो यहाँ पे जिक्र किया गया है कि कितना कितना खर्च करती हैं। ओमान के बारे में बोला गया है कि वो देखिए कितना ज्यादा खर्च करता है। तो ये यहाँ पे जो दिखाया गया है ये जीडीपी के प्रोस्पेक्ट्स में बोला गया है कि जीडीपी का कितना परसेंट खर्च करता है। देखिए ये देखिए 16% जीडीपी का खर्च कर रहे हैं लड़ाई करने में, यहाँ पे मिलिट्री के ऊपर। अगर इसका 4 से 5% भी अपनी हेल्थ पे खर्च करते हैं ना, तो कंट्री कुछ और ही बन जाती। उसके बाद में सबसे ज्यादा जो जीडीपी का खर्च करता है वो है ओमान, सेकंड नंबर पे है सऊदी अरेबिया, फिर कोंगो, फिर अल्जीरिया, फिर कुवैत, फिर इसराइल, फिर रशिया। उनको छोड़ो जितने भी हो गए, यहाँ पे आ जाओ। पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान भी अच्छा खासा खर्च कर रहा है, ठीक है ना। पर लेकिन इंडिया जो है पाकिस्तान से नीचे है अगर देखा जाए। पाकिस्तान कितना खर्च कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है 3.4, ठीक है। और इंडिया कितना खर्च कर रहा है? इंडिया खर्च कर रहा है 2.5, पर फिर भी चाइना से ऊपर है। चाइना अपनी जीडीपी का ओनली 1.9 खर्च कर रहा है, तो ये बोला गया है यहाँ पे। देखिए जीडीपी के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, जीडीपी बहुत ही बड़ा नंबर निकल जाती है जो अच्छी खासी कंट्री है। चाइना का जो 1.9% है ना, ये भी इंडिया से बहुत ज्यादा है, लगभग इंडिया से 3 से 4 गुना होगा ये भी, क्योंकि वहां पे नंबर जो जीडीपी का उतना ही बड़ा हो जाता है। और जो पाकिस्तान का जो 3.4 है, ये इंडिया वाले से कहीं ना कहीं कम ही होगा अगर देखा जाए तो, जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला जा रहा है कि जहाँ की जीडीपी जितनी है उसके बेस पे उससे ज्यादा खर्च कहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। तो ये था यहाँ पे। देखिए नॉर्मली हम पढ़ते ही रहते हैं, नॉर्थ कोरिया और यूएसए के बीच में टेंशन बनी रहती है। आप लोग भी कई बार सोचते होंगे कहाँ नॉर्थ कोरिया और कहाँ यूएसए, तो मैंने ये मैप की डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर दी है। देखिए यहाँ पे हो गया साउथ कोरिया, इसके ऊपर ये वाला हो गया नॉर्थ कोरिया। तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को अगर हम नॉर्थ पैसिफिक सी के बेस में देखें तो देखिए, ये देखिए यहाँ पे आ गए, कितने पास में आ गए यूएस से, बीच में कोई है ही नहीं। पर लेकिन हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो मैप का दूसरी डायरेक्शन का मैप देखते हैं, जिससे हमको लगता है कि यार कहाँ साउथ कोरिया और कहाँ नॉर्थ कोरिया किस लिए लड़ रहे हैं। नॉर्मली हम कौन सा मैप देखते हैं, एक मिनट में आप लोगों को वो मैप भी दिखाता हूँ। नॉर्मली हम ये वाला मैप देखते हैं, तो इस वाला मैप को हमको देखने से लगता है यहाँ यूएसए हो गया, यहाँ ये हो गया नॉर्थ कोरिया, ये देखिए कहाँ से कहाँ जाता है। तो ऐसे नहीं जाता, ये यहाँ से एक दूसरे के पास में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक दूसरे को थ्रेट देते रहते हैं, जो कि हमने यहाँ पे देखा भी।
तो देखिए बात चल रही है नॉर्मली तो यूएस से जो है अपनी कई सारी मिसाइल वगैरह बेस उन्होंने साउथ कोरिया में ऑलरेडी कर चुके थे और भी कई सारे मिलिट्री के वेपन यहाँ पे भेजे जा रहे हैं। लॉन्च करने की बात चल रही है। देखिए यहाँ पे कई सारे न्यूक्लियर कंडक्ट कर चुका है मिसाइल के ये, और मतलब बदतमीजी चलती रहती है। वही देखिए जो एटोल वगैरह आएगा तो फिर अच्छे से डिस्कस करेंगे। वैसे तो सबको पता ही है बार बार थ्रेट देता रहता है। तो मेरा पर्पज था वो आप लोगों को लोकेशन वगैरह दिखाने का था। और यहाँ पे थार्ड नाम का सिस्टम लगा हुआ है जो यूएसए ने लगा रखा है साउथ कोरिया में टैकल करने के लिए कि अगर कोई भी मिसाइल आ रही है छोटी मोटी तो उसको तो विफल कर ही देगा आराम से। तो इसीलिए दोनों में बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ती जा रही है। और उधर सारे मिलके काम करते हैं। कौन कौन एक साइड में रहता है साउथ कोरिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट, और दूसरी साइड में फिर ऊपर वाला पोर्शन हो जाता है रशिया हो जाता है, और फिर ये चाइना वगैरह, और फिर साउथ कोरिया। साउथ कोरिया देखिए अगर देखा जाए तो कम्प्लीटली चाइना की बाउंड्री से कनेक्टेड है, तो कम्प्लीटली चाइना के अंडर में काम करता है ये अगर देखा जाए। चाइना ही एक ऐसी कंट्री है जिससे बहुत ज्यादा कनेक्ट रहती है और जिसकी वजह से जिंदा है, वरना भूखे मर जाएंगे यहाँ पे सब। ठीक है, यही सब था। ये आगे चलते हैं। पेज 12 पे न्यूज है। विकिपीडिया ने न्यूज सर्विस लॉन्च कर दी है जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई चलती रहती है। अब काफी कुछ हम लोग सर्च करते हैं इस पे। तो नई सर्विस लॉन्च की है। तो जो सर्विस लॉन्च की है वो किस लिए की है, सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताना है कि ये जो विकिपीडिया के फाउंडर कौन है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को ये बताना है कि विकिपीडिया के फाउंडर कौन है। ओके, तो देखिए जो प्रोजेक्ट एम बताया गया उसको न्यू मीडिया बताया गया कि उसको बोला गया इन्होंने विकी टर्बाइन। विकी टर्बाइन मतलब बिजली पैदा करने के लिए टर्बाइन यूज होते हैं। ट्रिब्यून, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं उसके बेस पे जिस तरीके से टर्बाइन यूज होते हैं। तो विकी ट्राइब्यून, तो इस तरीके से ये बनाया गया है। तो इसमें क्या देखिए बोला क्या गया है, जो भी इसमें न्यूज डालेगा यहाँ पे सब एक तो एविडेंस बेस्ड न्यूज होगी, मतलब सबका एक तरीके से इनके पास में एविडेंस होगा जो भी न्यूज यहाँ पे डाली गई है। फेक न्यूज को टैकल करने के लिए, जो कि आज के डेट में फेक न्यूज की फ्लड आ चुकी है सोशल नेटवर्किंग साइट पे, उनको रोकने के लिए ये इसका एम रहेगा मेन। ठीक है ना। और वही बात है देखिए ये सब कुछ फ्री रहेगा, किसी भी तरीके का एडवर्टाइजिंग वगैरह नहीं होंगी इस पे सारी। बस वो ये एक प्रॉपर न्यूज प्रोवाइड कराने के लिए इसको स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये देखिए पेज 13 पे न्यूज थी। ये मर्जिंग की बात कर रहे हैं। उर्जित पटेल जी से पूछा गया कि मर्जिंग किस लिए मर्ज किया जा रहा है, क्या फायदा होने वाला है, तो इन्होंने एक्सप्लेन किया है। सबसे बड़ी बात तो है जो एनपीए हम लोग बोलते रहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और जिसे बैड लोन भी बोलते हैं, उसको टैकल करने में प्रॉब्लम मिलेगी। और दूसरी क्या बात है, जो प्राइवेट सेक्टर से मनी की बात कर रहे हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट ना रह के प्राइवेट सेक्टर से पैसा उठाना चाहिए, जिससे कि फायदा भी रहेगा और एक चीजों में ढंग से उसको मॉनिटरिंग करने में। फिर देखिए प्राइवेट सेक्टर से अगर पैसा उठा रहे हैं तो वहाँ पे ये रहता है किसी न किसी तरीके से देना है। अगर गवर्नमेंट से ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि उन्हें होता है फार्मरों वाला चक्कर की, जो लोन दे रहे हैं वो बेचारे दे रहे हैं, जो लोन नहीं दे रहे हैं उनको पता है इलेक्शन आएगा तो माफ हो जाएगा। तो काइंड ऑफ चीजें रहती है। तो एक फिर बैंक जो है वो ढंग से थोड़ा प्रॉपर वे में काम करना स्टार्ट करेंगे। तो काइंड ऑफ चीजें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नीति आयोग ने देखे ये एक सजेशन दिया है, ये काफी अच्छा हो सकता है। पेज 12 पे न्यूज है, टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर पे। तो ये सजेशन मतलब कहीं ना कहीं मतलब सोचने समझने वाला सजेशन है। एग्रीकल्चर जो है हमारा, ये रूरल एरिया, जो रूरल इंडिया है, जो हमारा रूरल इंडिया है उस पर कहीं पे भी टैक्स नहीं है इफेक्टिवली। जो टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर जो इनकम होती है, ये इनका बोलना है कि जो एग्रीकल्चर इनकम होती है उसकी एवज में जितने भी इससे कनेक्टेड जो फील्ड होते हैं, जितने भी इससे कनेक्टेड एरिया होते हैं, उन पे भी मतलब एक तरीके से टैक्स नहीं लगता है। तो बहुत ज्यादा टैक्स का इवेजन होता है, टैक्स कोई पे नहीं करता है। ठीक है, तो टैक्स कोई पे नहीं करता है। जो इनका 3 ईयर का जो एजेंडा बनाने की बात चल रही थी, 3 ईयर का एजेंडा बना रहे हैं ये लोग। तो उस 3 ईयर के एजेंडे में देखिए 15 साल का और 7 साल का और क्या था 3 साल का। तो 3 ईयर का एजेंडा था, 15 साल का विजन था, और 7 साल पे क्या था यहाँ पे, याद आ रहा है कुछ? चलिए लिखिए, क्वेश्चन बन सकता है इस पे भी अलग अलग से कि कौन से का नाम क्या है, मैच कीजिए। यहाँ पे प्लान हो गया 3 ईयर का, या एजेंडा आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, ये विजन हो गया। यहाँ पे इसको क्या बोल रहे थे बताइएगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन देखिए, जो पर्सनल टैक्स होता है बहुत कम पे करते हैं, और कुछ तो इंडिया में ऐसे ही पे नहीं करते हैं टैक्स। उसके बारे में भी इन्होंने कई सारे डेटा दिए थे, वो मैंने डाले नहीं यहाँ पे क्योंकि वो इतने याद रखने का कोई मतलब नहीं है और ना ही याद हो पाएंगे। जब सबसे बड़ी बात है डायरेक्ट टैक्स, देखिए जो जीएसटी है वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स कंज्यूम करने जा रहा है, सब्स्यूम करने जा रहा है। तो वो क्या होता है, पहले जो टैक्स था वो कास्केडिंग था, इससे ले लिया उससे ले लिया, इधर उधर से चलती रहती थी। अब एक जगह टैक्स हो जाएगा और दूसरा क्या रहेगा, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ऐसा नहीं है कि पहले यहाँ पे लग गया फिर बीच में कुछ और ऐड कर दे तो वहां पे लगे। तो जो फाइनल पे जहाँ पे पहुंचेगी उसके बेस का टैक्स है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। डायरेक्ट, ये सारा पूरा इनडायरेक्ट टैक्स है और यहाँ पे बात हो रही है डायरेक्ट टैक्स की। तो एग्रीकल्चर पे डायरेक्ट टैक्स लगाने की बात चल रही है, जिससे कि एग्रीकल्चर से जो कनेक्टेड इंडस्ट्री या जो भी कनेक्टेड फील्ड है उन पर टैक्स लगाया जा सके और डायरेक्ट टैक्स का थोड़ा बेस बढ़ाया जा सके। ओके, पेज 13 पे न्यूज है, ये भी अच्छी खासी न्यूज हो सकती है। देखिए एक गूगल ने एक टेक्नोलॉजी आप लोग बोल सकते हैं, इसको बोला है न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी।
ये किस लिए, खासकर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करना जितनी भी इंडियन लैंग्वेज होती है, खासकर 9 लैंग्वेज पे फोकस करके चल रहे हैं अभी। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में खासकर जब से जियो आया है, मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो आज की डेट में हमारे सिटीजन है वो ऑनलाइन रहते हैं। तो इनका अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले साल में 4 सालों में लगभग 300 मिलियन आदमी जो है ऑनलाइन मिलेंगे। तो इसलिए ये बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है, इनके फायदेमंद की हो सकती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, क्या है ये, इसका नाम याद रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। ये न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी, तो गूगल के द्वारा स्टार्ट की गई है, ये याद रखना है आप लोगों को, भूल मत जाना गूगल, कभी पता चले याहू या फेसबुक कुछ भी नाम दे दिया वहां पर आप लोग कंफ्यूज हो जाए। थोड़ा स्कीम का रिवीजन का देख लेते हैं। देखिए ये फर्स्ट सौर सुजला योजना। ये सौर सुजला योजना किस लिए चलाई गई है? सोलर पावर इरिगेशन पंप के लिए, याद रखिएगा। वैसे नाम पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीज की है, ठीक है ना। तो सोलर पावर इरिगेशन जो पंप होते हैं, यहाँ पे पिक्चर भी मैंने डाली है, तो इस तरीके के पंप लगाने के लिए, ठीक है। और स्टार्ट कब की गई थी ये की गई थी 16th फाउंडेशन डे ऑफ छत्तीसगढ़ के फाउंडेशन डे पे स्टार्ट की गई थी, ठीक है। और छत्तीसगढ़ पहला स्टार्ट था जिसको इंप्लीमेंट किया था, पीएम ने इसको लॉन्च किया था। तो नाम याद रखिएगा, सोलर इरिगेशन पंप से रिलेटेड है ये न्यूज, ठीक है ना। पिक्टोरियल वार्निंग की बात करें, जो कि आप लोगों ने सिगरेट पे या तंबाकू पे देखा होगा, इस तरह की पिक्टोरियल वार्निंग बढ़ाई जाती है। तो इंडिया की रैंक उसमें थर्ड है ग्लोबल में, जिसने 85% के बारे में बोला था कि बढ़ाने की बात चल रही है। 202 कंट्री में पहले नंबर पे नेपाल है और दूसरे नंबर पे वेनुटू। तो ये दो इससे पहले नंबर पे हैं। और देखिए इंडिया में बोला जा रहा है 12 करोड़ पीपल जो है तंबाकू यूज करते हैं, सर्वे के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एडल्ट सर्वे, टबैको सर्वे। तो याद रखिएगा, देखिए यार नुकसान ही पहुंचाने वाली चीज़ है, वैसे क्या बोल सकते हैं, पर आदत पड़ जाती है तो। चलिए आगे चलते हैं। ये वाली भी अच्छी खासी न्यूज हो सकती है, PMSMA, इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। तो डायरेक्ट इस तरीके शॉर्ट फॉर्म देके पूछ लिया जाता है कि क्या है ये। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर के द्वारा इंप्लीमेंट की जाएगी। एम क्या है इसका? इसका एम देखिए क्या है, प्रॉपर एक मतलब प्रॉपर वे। तो जो जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे एंटीनेंटल केयर प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हैं। देखिए होती है जन्म से पूर्व केयर कराने की, खासकर प्रेग्नेंट जो वूमेन रहती है उनके लिए। तो इसमें हर महीने की 9 तारीख को इन्होंने रखा है, 9 को रखा है इन्होंने एवरी मंथ। ये कई सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएगी। तो उसमें एक तो ग्रीन कार्ड दिया जाएगा, एक रेड कार्ड दिया जाएगा। तो वुमेन जो रिस्क के अंदर है उसको तो रेड कार्ड दिया जाएगा, और रिस्क के अंदर नहीं है ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। तो वुमेन जो है प्रेग्नेंट वुमेनों की हेल्थ को प्रॉपर रखने के लिए इस पे फोकस किया जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो स्कीम का नाम भी याद रखने की कोशिश कीजिएगा, और जिस मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई गई है वो भी याद रखिएगा, एम क्या है वो भी। खासकर वुमेन से रिलेटेड है, और प्रेग्नेंट वुमेन से रिलेटेड थोड़ी और इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं क्वेश्चन आज के हम। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है बक्सर की बैटल से रिलेटेड है, ठीक है ना। 1964 में स्टार्ट हुई थी। आप लोगों के लिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन बताइए, प्लासी की बैटल कब हुई थी, ठीक है। प्लासी की बैटल के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए ये क्या बोला गया कि जो बक्सर की लड़ाई के बाद में, इसको एक बहुत ही अच्छी लड़ाई बोला जाता था, कि जिसके बाद से मतलब हमारे लिए खराब थी, अंग्रेजों के लिए अच्छी थी। जिससे बाद में यहाँ पे इंडियन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी एक तरीके से बहुत ही मतलब होल्ड हो गया था हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो बक्सर बैटल थी, ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट इन द इंडियन स्टेट, ठीक है, देवर। तो उन्होंने बोला कि वो क्या थे, तो यहाँ पे कह रहा है कि नेवी से रिलेटेड थे काइंड ऑफ की वो किया जाएगा। तो देखिए पोज करके आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता, नेवी वगैरह तो ऑलरेडी वो पावर थे उस टाइम पे। ठीक बोल रहे हैं, हेड ऑफ द कॉन्टीजेंसी, आर्मी से रिलेटेड था कोई, आर्मी से रिलेटेड था। ये आप लोग एक बार को सोच सकते हैं कि हाँ हो सकता है आर्मी से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक्स गवर्नर ब्रिटिश प्रोविडेंस या फिर कंट्रोल स्टेट। तो ये भी एक तरीके से, पर लेकिन देखिए इस तरीके की चीजें आप लोगों को क्या सोचनी है। इसको बोला जाता है कि ये एक ऐसी लड़ाई थी जहां से जो उनका, आप लोग बोल सकते हैं कि जर्नी चेंज कर दी कंप्लीट। जो कि अंग्रेज थे उनकी जर्नी चेंज कर दी। इससे पहले क्या रहता था उनके माइंड में, कहीं ना कहीं ये रहता था कि देखिए इंडिया भी बहुत सारे राज्य रड़वाड़े हैं, राज्य रजवाड़े हैं, और तो कहीं ना कहीं उनके पास में पावर है। पर लेकिन बक्सर की लड़ाई ने ये प्रूव कर दिया कि हम इनके ऊपर रूल कर सकते हैं। इससे पहले ये क्या थी, यहाँ पे ओनली इकोनॉमिक एंटिटी थी। यहाँ पे व्यापार ट्रेड कंपनी थी, ओनली ट्रेड करके आते थे और निकल जाते थे। तो ट्रेड करते करते उनको ये समझ में आ गया कि फूट डालो शासन करो वाला काम यहाँ पे आराम से चल सकता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से आपस में लड़ते रहते हैं यार, इनकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या किया, इससे पहले तो ये ट्रेड कंपनी थी ओनली, इसके बाद में पॉलिटिकल पावर भी हो गई थी। तो ये वाला इसका आंसर है, पॉलिटिकल एंड द कमर्शियल एजेंट रखे थे इन्होंने स्टेट पे ध्यान रखने के लिए, और खासकर ये इंटरफियर भी करते थे इसके अंडर में, ठीक है। तो ये इस तरीके की ट्रीटी हो गई। इससे यहाँ से जो है आप लोग कह सकते हैं कि इंडिया की उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो रेटिंग सर्विस से रिलेटेड है। अगर आप इसकी डेफिनेशन जानते हैं तो डायरेक्ट उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, आप डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं।
जीरो रेटिंग सर्विस का मतलब है कि एक डेटा प्रोवाइड कराया जाएगा फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए। मतलब आप इसको समझने के लिए बोल सकते हैं, मान लीजिए आप पार्क में घूमने जा रहे हैं, ठीक है, तो पार्क में घूमने जा रहे हैं तो एक तो बात हो गई, आज की डेट में क्या रहता है, पार्क में एंट्री करने के लिए आपको 100 रुपए दे दिया आपने, ठीक है, उसके बाद में क्या कर रहे हैं, आप पार्क में झूला झूल सकते हैं, आप पार्क में पानी पी सकते हैं, वॉशरूम का यूज कर सकते हैं, आप पार्क में वहां पे जाके जितने भी इंस्ट्रूमेंट रखे हैं उनको यूज कर सकते हैं, पार्क के ट्रैक को रनिंग करके यूज कर सकते हैं, वहां पे बैठने की फैसिलिटी होती है वो यूज कर सकते हैं। तो 100 रुपए पे कर दिया आपने, जो कि आज के डेट में हम इंटरनेट का रिचार्ज कराते हैं, इसके बाद में हम चाहे वहां पे यूट्यूब देखें, चाहे फेसबुक सर्च करें, चाहे व्हाट्सएप चलाएं, ये हमारे हाथ में रहता है। पर लेकिन यहाँ पे क्या किया गया था कि 100 रुपए तो आपने यहाँ पे कर दिए, वो एक अलग बात है। इसके अलावा जब आप अंदर घुस रहे हैं, मान लीजिए आपको झूला झूलना है, तो झूला झूलने के लिए 5 रुपए देने पड़ेंगे। मान लीजिए आपको यहाँ पे पानी पीना है, तो पानी पीने के लिए एक 1 रुपए पर गिलास देना पड़ेगा। मान लीजिए आपको यहाँ पे ट्रैक यूज करना है रनिंग करने के लिए, तो उसके लिए अलग से आपको 40 रुपए पर मंथ देने पड़ेंगे। तो उसके अंदर जो करने वाली थी, तो जीरो रेटिंग ये थी कि ऑफर कर दिया कि स्पेसिफिक चीज तो ऑफर कर दिया, उसके बाद में फिर चार्ज किया जा रहा है। तो इसको जीरो रेटिंग बोला गया था, जो कि कई कंपनी ने सपोर्ट किया था, खासकर फेसबुक के फाउंडर ने भी इसको सपोर्ट किया था कि हाँ इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जब ये बात आई थी कि इंटरनेट का यूज ज्यादा से ज्यादा कैसे किया जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे आंसर इसका ये हो गया। ओके, देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये एफआईआर से रिलेटेड है, जिसको आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा, एफआईआर कर दिया, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इसको बोला जाता है। तो कम से कम क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं बोल रहा हूं मैं, इसको आप लोगों को वैसे भी कम से कम इसके बारे में पता होना चाहिए कि है क्या। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या बोला है, देखिए जिसको पता है वो स्टॉप करके पोज करके आंसर दीजिएगा। इट इज कंपल्सरी टू रजिस्टर एफआईआर व्हेन ए विक्टिम गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोग्निजेबल ऑफेंस। कोग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, एक संज्ञेय अपराध होता है। अगर कोई संज्ञेय अपराध होता है तो उसमें क्या रहता है, पुलिस जो है अपने कोग्निजेंस, अपनी सूझबूझ के हिसाब से क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है आदमी को बिना कोर्ट के ऑर्डर। नॉन कोग्निजेबल जो होता है उसमें पुलिस जो है डायरेक्ट उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक कि कोर्ट के ऑर्डर न आ जाए, इसको याद रखिएगा। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कंपलसरी है टू रजिस्टर एफआईआर। तो फर्स्ट वाला अच्छा लग रहा है, हाँ सही है, हो सकता है ऐसा, तो फर्स्ट वाला आंसर देख लीजिए एक बार, एक तो ये हो गया। इसके बाद में कह रहा है एफआईआर कैन नॉट बी रजिस्टर्ड विदाउट ओरल टेस्टिमोनी ऑफ द कंप्लेंट। देखिए दोनों तरीके से की जा सकती है, ओरल भी की जा सकती है और लिखित में भी, तो ये दोनों की जा सकती है। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद में क्या कह रहा है, द कंप्लेनेंट हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोला है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है, ये एक लीगल राइट है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, ये एक लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। ओके, तो एफआईआर के बारे में कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, आप लोग जो याद रख सकते हैं, फायदेमंद हो सकती है, अगर कभी भी कहीं पे भी यूज कर सकते हैं इन चीजों को। ओके, आगे देखिए केस क्या है, ये लिखा है केस राइट टू लवलीहुड एज द पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ इस्टेब्लिश बाई। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, एसएससी में पूछा जा चुका है, बैंकिंग में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा इसको। इसको मैं ही एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार इसको ढंग से आप लोग सुन लीजिए। फर्स्ट केस है, देखिए फर्स्ट केस के में बताते हैं कि देखिए इमरजेंसी के टाइम पे 1976 की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो 1976 में ये केस निकल के आया था, इसमें क्या बोला था, आर्टिकल 14, ठीक है ना, और आर्टिकल 21 के तहत, आर्टिकल 14, 21 और एक आर्टिकल और आर्टिकल 22 के तहत, तो किसी भी आदमी को कोर्ट में जाने का मतलब फंडामेंटल राइट होते हैं ना, जिस तरीके से फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो आदमी डायरेक्ट कोर्ट जा सकता है। तो ये यहाँ पे इनसे हक छीन लिया गया था कि कोर्ट में नहीं जा सकता है डायरेक्ट। तो ये वाला केस आप लोगों को याद रखना है, फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं उन पर तलवार काट लगा दी गई थी, मतलब उनकी कटिंग कर दी गई थी, जो कि जो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दे रखे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट केस था, इसको याद रखना है। सारे केस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अलग अलग, तो सारे केस बताता हूँ मैं आराम आराम से। ठीक है, जो बी पॉइंट, जो बी ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच से इसको याद रखना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड था कि आदमी को फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, बोलने की वो होनी चाहिए। ठीक है ना, चाहे वो कहीं पे भी हो, मान लीजिए कोई बाहर चला गया, कुछ हो गया किस तरीके से, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड है ये वाला केस। ठीक है, ये वाला, फिर इसके बाद में इस वाले पे आ जाइए, आंसर इसका ये वाला है। ठीक है ना, जो हमारा क्वेश्चन उसका पूछा गया है। फिर यहाँ पे जो नीचे वाला केस हो गया, नीचे वाले केस पे आ जाते हैं हम लोग। 1992 की बात हो गई है, ये वाला केस मंडल कमीशन से रिलेटेड है। मंडल कमीशन का भी नाम आप लोगों को याद रखना है। मंडल कमीशन के तहत ही ओबीसी का जो अदर बैकवर्ड क्लासेज है उसको रिजर्वेशन देने की बात की थी। तो मंडल कमीशन इसी के तहत जो क्रीमी लेयर है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, क्रीमी लेयर जो डिसाइड की जाती है कि अगर 6 लाख से नीचे वो है, तो 6 लाख से नीचे सैलरी है, तो उनको मतलब क्रीमी लेयर में रखा जाएगा, उनको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी जो कि ओबीसी का रिजर्वेशन वगैरह की होती है। ठीक है, तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी इस केस से निकल के आया था। तो ये आप लोगों को याद रखना। जो हमारा क्वेश्चन था वो राइट टू लाइफ और राइट टू लवलीहुड वाला, वो यहाँ पे ओल्गा
टेलीज वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला केस 1985 का केस है। तो ये वाला केस इससे रिलेटेड है। तो सारे केस काफी इंपॉर्टेंट है, आप इनको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं राइटिंग में अपनी। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या बातें की गई हैं। एक स्पीसीज के बारे में जिक्र किया गया है, ये नाम दे रखे हैं कौन सी स्पीसीज है, इसके बारे में जिक्र किया गया है। इट हैज बीन डिक्लेयर्ड, इसको डिक्लेयर किया गया आंध्र प्रदेश का एनिमल, स्टेट एनिमल। ठीक है, तो जो आंध्र प्रदेश के हैं उनको तो एकदम क्वेश्चन का पता चल गया होगा कि आंसर क्या है इसका। दूसरा क्या बोला गया है कि अर्लियर जो था ये हिमालयन वाले एरिया, आसाम वाले एरिया में पाया जाता है, पर लेकिन अब नहीं पाया जाता है। ठीक है, तीसरा क्या बोला है, इसको किल्ड किया गया इलीगली, स्पेशली वेयर नील गाय जो होती है उनके साथ में पाया जाता था, वहां पे इसको किल किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए आप लोगों को, जिसको पता है वो आंसर दीजिएगा नीचे। देखिए जो फ्लाइंग स्क्वैल और ये चूर होता है, ठीक है ना, ये तो दोनों पाए जाते हैं खासकर तिब्बतन वाले एरिया में, नॉर्थ वाले एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की, तो ये तो खत्म हो गए। ये वाला जो है स्वैम्प डियर, ये यूपी का और एमपी का स्टेट एनिमल है, तो इसकी भी कहानी खत्म हो गई यहाँ पे। तो आंसर क्या हो गया, वो हो गया ब्लैक बक। इसके बारे में थोड़ा याद रखिएगा कि नियर थ्रेटन स्पीस है 2013 के हिसाब से, तो आने वाले टाइम में थ्रेटन हो सकती है, थ्रेट हो सकती है इसकी लाइफ को कि एक्सटेंड हो जाए, तो इसलिए इसको क्वेश्चन में डाला गया है, तो याद रखिएगा इससे रिलेटेड। ओके, इस तरीके से स्कीम्स वगैरह होती है, उनके डायरेक्ट नाम बोल दिए जाते हैं कि ई सहयोग किससे रिलेटेड है। तो ई सहयोग को आप लोगों को पता होना चाहिए किस चीज से रिलेटेड है, खासकर जो ये आदमी टैक्स भरते हैं, जो इनकम टैक्स वगैरह भरते हैं, उनको तो पता ही होगा इसके बारे में कि ई सहयोग ये है क्या। ठीक है ना, तो इसमें इनकम टैक्स का जिक्र कर दिया। अगर आप लोगों को टैक्स से रिलेटेड दिख रहा है कोई ऑप्शन, तो वही इसका आंसर। तो कौन सा आंसर हो गया इसका, सी आंसर हो गया। देखिए हुआ क्या था, जैसे जैसे हमने यहाँ पे डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट चलाया, तो डिजिटल इंडिया के साथ में डिजिटली चीजों को प्रोवाइड कराया जा सके और पेपर की जो एक्टिविटी होती है उनको डिक्रीज किया जाए। और आधे तो आदमी इसीलिए मतलब पे नहीं करते हैं अपना इनकम टैक्स या टैक्स वगैरह, क्या उनको लगता है जाओ ये कागज पत्र पता नहीं क्या क्या चलता रहता है दुनियादारी। तो इन्होंने क्या किया, वेबसाइट बना दी, मतलब वेबसाइट पे जाके बिल्कुल बहुत ही आसान कर दिया सब चीजों को। तो जो सब चीजों को टैक्स पे करना जितना आसान किया गया, तो उसको बोला गया है ई सहयोग। ठीक है ना, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। रिड्यूस देयर नीड ऑफ द फिजिकल अपीयरेंस, अब मतलब वहां जाने की भी जरूरत नहीं है, ऑनलाइन आप लोग पे कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो याद रखना इस तरह की टर्म्स डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं और फिर समझ में नहीं आता है कि आंसर क्या होगा यार। ये यहाँ पे मॉस्को डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, रशिया की कैपिटल है। ठीक है, डिक्लेरेशन की बात करें 2015 में जो ब्रिक हुआ था, तो वो किससे रिलेटेड था। इस तरह की चीजें तो देखिए मतलब पता होगा तो ही आंसर लगा सकते हैं। तो ये किससे था, एड्रेसिंग द कॉमन रीजनल ग्लोबल सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस यूटिलाइज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर इनोवेशन, तो इन सब चीज से रिलेटेड था। तो ये फैक्चुअल टाइप की इन्फॉर्मेशन आप लोग इसको लोग बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड याद आया, अभी जो इस साल की थी 2017 और लास्ट वाली जो समिट हुई थी वो ब्रिक की, वो कहाँ पे हुई थी, उसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है ना, ओके। ये वाला क्वेश्चन बैंकिंग वगैरह के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग नोट रिप्रेजेंट द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। ठीक है ना, तो इसको याद रखना है। तो इसमें कौन नहीं करता है, एक गवर्नर तो नॉर्मल सी बात है, वो तो होंगे, चेयर करेंगे उसको खासकर। और यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री से मेंबर आएगा ही आएगा, क्योंकि दोनों को मिलकर काम करना है। और जब से हम लोगों ने देखा है मॉनेटरी पॉलिसी में 3 मेंबर किसके रहेंगे, गवर्नमेंट के, और 3 किसके रहेंगे, आरबीआई के। तो सबको मिलकर काम करना है, उसके बेस पे इन्फ्लेशन जो है मॉनेटरी पॉलिसी टैकल की जाएगी। मैंने पहले बताया था मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो बैंक की, सेंट्रल बैंक की, और फिस्कल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की। तो मॉनेटरी पॉलिसी को हैंडल करने के लिए भी गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड किए जाएंगे डायरेक्टर, नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये नॉमिनेटेड किए जाते हैं डायरेक्टर, इसके लिए नॉमिनेटेड किए जाते हैं। ठीक है, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ द गवर्नर, ये सब पब्लिक सेक्टर बैंक के, ये नहीं रहते हैं, क्योंकि देखिए खुद भी सोचिए इतने सारे पब्लिक सेक्टर बैंक है, अगर सबके चेयरमैन इनको यहाँ पे लाने लगे तो फिर वो हो जाएगी। तो ये वाला इसका आंसर हो गया, डी वाला। राष्ट्रीय एकता दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। इसको बताइएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल इंटीग्रेशन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ये तो क्वेश्चन आपके लिए हो गया। ठीक है किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, डेट बतानी है आपकी, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किसकी मतलब जन्मदिन पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो नॉर्मल सी बात है यार, इंटीग्रेशन किसने किया है, इंटीग्रेशन किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। लगभग 500 से ऊपर ज्यादा जो यहाँ पे स्टेट थे, वो मतलब छोटे छोटे से राजा रजवाड़े थे, उनको मिला के एक पूरी कंट्री बनाई गई इंडिया, जिसको आज की डेट में हम देख रहे हैं। तो बहुत बड़ा योगदान रहा है इनका। तो इनका नाम कैसे भूल सकते हैं हम लोग। तो इनके द्वारा था, आप लोगों को डेट बतानी है कि किस डेट में, डेट लिखनी है आप लोगों को नीचे। ठीक है, माइंड ब्लोइंग स्कीम इसको बोल सकते हैं आप लोग, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। इसके तहत क्या किया जाएगा, इसके तहत जिनको पता है वो आंसर दीजिएगा नीचे। देखिए क्या किया जाएगा, एक स्टेट है ए, एक स्टेट है बी। तो ये स्टेट इस स्टेट के लिए और ये स्टेट इस स्टेट के लिए कोई लैंग्वेज है या कल्चर वगैरह है,
तो उनको सेलिब्रेट करेगा, अपने स्टेट में बताएगा, अपने स्टेट में बढ़ावा देगा और ये स्टेट इस स्टेट को देगा। तो 1 साल तक 2 स्टेट लगभग एक मतलब एक बाउंड उसमें रहेंगे, एक एग्रीमेंट में बांड रहेंगे कि एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। तो इससे क्या होगा, इंडिया में इंटीग्रेशन बढ़ेगा कहीं ना कहीं। तो ये 1 साल तक की बाइंडिंग रहेगी। 1 साल के बाद में फिर ये किसी और को, ये सी को चुनेगा, सी इसके जो कल्चर है उसको बढ़ावा देगा, ये इसकी कल्चर को बढ़ावा देगा, ये डी को चुन लेगा किसी की। तो इस तरीके से पूरी कंट्री को बांध के चलना है, पूरी कंट्री को एक धागे में पिरोने की कोशिश की जा रही है इस स्कीम के द्वारा। खासकर एपीजे अब्दुल कलाम जब स्टार्टिंग में साउथ से, रामेश्वरम से नॉर्थ आए थे, तो उन्होंने जब देखा इंडिया को ट्रेन के थ्रू, तब उन्होंने जाना इंडिया को अच्छे से कि कितनी मतलब कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। वो नहीं बोलते हैं वो, कोस कोस पे बदले वाणी और सवा कोस पे वाणी का काइंड ऑफ जो डायलॉग है। तो इस तरीके की चीजें हैं, मतलब कि देखिए सबको एक तरह के बांध के रखना। तो ये क्या है, प्रमोट द कल्चर वन स्टेट बाय द अनदर स्टेट। तो आप लोगों को ये याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम हो जाती है ये वाले क्वेश्चन मॉर्निंग में पूछे गए थे। एआईबी जो बैंक है उसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका संघाई में है, यहाँ केवी कामत है, इनके जिंग लियोंग ये है जो भी हैं, नाम भी नहीं दिया जाता देखो तो, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में पूछा गया था। आज ही आर्टिकल था, तो आज ही ये था, अप्रैल है ये, ठीक है ना। तो 26 अप्रैल, तो आज के दिन ही है ये, अवेयरनेस फैलाने के लिए कि राइट वगैरह क्या होते हैं और किस तरीके से हमको उनको सही करना है। प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड ये था, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने लॉन्च किया था। फंड के बारे में पूछा था, 3 तरीके के फंड होते हैं, कॉन्टीजेंसी फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड होते हैं, कॉन्टीजेंसी होते हैं, और पब्लिक अकाउंट फंड, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो ये आर्टिकल में, इसी आर्टिकल में आते हैं। कभी टाइम मिलेगा तो इनको सारे को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। उड़ीसा ट्राइब के बारे में पूछा था मैंने, जब हम लोगों ने आर्टिकल भी डिस्कस किया था। डोंगरिया और कोंद के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उड़ीसा की ट्राइब है। गोल्डमैन प्राइज के बारे में न्यामगिरी में हम लोगों ने, परफुल सामंतरा के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 6 को मिलता है ये। 6 एरिया का जिक्र किया था हमने, कौन कौन से 6 एरिया, चलिए एरिया का नाम बताइएगा, ठीक है ना। एसडीआर के बारे में जिक्र किया था, स्पेशल ड्राइंग राइट्स बोलते हैं इनको। आईएमएफ में 1969 में इसको इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है ना। तो ये सारे मॉर्निंग में हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए थे जिसके आंसर है ये। अब जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं प्लीज उनका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। और पीडीएफ आप लोगों को डाउनलोड करना है, यहाँ से दोनों जो भी मिलेगा यहाँ मिल जाएगा। क्वेश्चन वगैरह भी पोस्ट कर दूंगा आज मैं यहीं पे ही, और फेसबुक पेज पे भी करूंगा। प्लीज आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, जितने आंसर देंगे उसी तरीके से मैं क्वेश्चन और ज्यादा बढ़ाता चला जाऊंगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। बाकी सब कुछ है यहीं पे जो आप लोगों को चाहिए। और क्वेश्चन पूछे, और देखिए एक एक सिंगल मैं जो कमेंट है वो पढ़ता हूँ, रिप्लाई नहीं देता हूँ वो एक अलग बात है, क्योंकि सब पॉसिबल नहीं है इतना ज्यादा रिप्लाई देने का। पर आगे वीडियो में आपको काउंट कर लूंगा अगर कोई सजेशन देंगे तो, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।